अभी तुम्हारा हाँ पिछले क्लास में तुम्हारा श्वसन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी शुरू करना है परिवहन। परिवहन तुम्हारा कम चैप्टर आता है एनसीईआरटी में, वैसे तो एनसीईआरटी जे प्रक्रम में ये सब आता है। अगर तुम्हारा अलग अलग मान रखिए, तुम्हारा चैप्टर तीसरा, पहला पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा परिवहन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बोलोगे तो? हाँ परिभाषा बोलोगे कोई? तुम्हारा सांस खींच लिया अंदर। उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से शरीर के विभिन्न कोशिका या विभिन्न ऊतक तक पहुंचाना एवं अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ को ऊतक से निकाल कर उनके गंतव्य स्थान तक, मतलब अगर वो हानिकारक है तो उसको क्या करना, मतलब कि मतलब उस स्थान पर पहुंचाना जहाँ पर तुम्हारा यानी शरीर को हानि ना हो, और जिसका जहाँ पर उपयोग है वहां तक पहुंचाना। यानी हमारे कहते हैं कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न ऊतक एवं कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को ऊतक व कोशिका से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन का जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे कि मानव में जैसे कि क्या ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, तुम्हारा क्या होता है, कोशिका से ऊतक तक पहुंचाना, ये तुम्हारा क्या उसका गंतव्य स्थान, यानी तुम्हारा कोशिका से ऑक्सीजन को लेकर ऊतक तक पहुंचाना। फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर कोशिका के पास पहुंचाना। फिर तुम्हारा जैसे भोजन किसके द्वारा परिवहन होता है? रक्त में मिलकर किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, यानी एक जगह से दूसरे जहां पर जिसका आवश्यकता होता है वहां पर पहुंचाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। चलो ये पौधे में हो गया, तो ये तुम्हारा पौधा है जंतु में, तो ये पौधे में कैसे होता है परिवहन? मुख्य रूप से तुम्हारा परिवहन सिंपल था, लेकिन तेज कब होता है? वाष्पोत्सर्जन के दौरान। जब पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन होता है, पहले वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, बोलो? वाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों मतलब, अच्छा वाष्पोत्सर्जन मतलब कि पौधे के वायवीय भागों से जल का और जलवाष्प के रूप में बनकर बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसी वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है? परिवहन पेड़ पौधे में सही से होता है। यानी मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा हो गया वाष्पोत्सर्जन, अगर तुम्हारा वायवीय भाग पहले समझते, जैसे कि मान लीजिए क्या है, पेड़ है, तो वायवीय भाग मतलब क्या? जो जमीन के ऊपर वाला भाग वो क्या होता है? वायवीय। जो जमीन के अंदर जाता है वो तुम्हारा क्या होता है? अवायवीय भाग। तो पेड़ पौधा में जड़ क्या होगा? अवायवीय भाग। और जो जमीन के ऊपर वो क्या होगा? वायवीय भाग। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वायवीय भाग से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अब देखो जैसे किसने बोले थे, किसने हमको अभी परिवहन न करना है, परिवहन में वाष्पोत्सर्जन क्यों पढ़ते? ये तो तुम्हारा होता है उत्सर्जन में आता है कि नहीं? ये तुम्हारा उत्सर्जन में आएगा ना वाष्पोत्सर्जन। अब हाँ या ना बोलना कुछ। वाष्पोत्सर्जन अब इसलिए तुम्हारा इस परिवहन में पड़ता है। देखो जिससे क्यों वायु, अब ये क्या करता है तुम्हारा वाष्पोत्सर्जन के दौरान ही क्या होता है? जल मूल रोम द्वारा, कौन? अब ये जड़ क्या करता है? मूल रोम द्वारा। मूल रोम का मतलब क्या है? जड़ में जो छिद्र, जैसे तुम्हारा पत्ता में छिद्र तो उसको क्या बोलते हो? स्टोमेटा या रंध्र। जो तना में छिद्र होता है उसको वात रंध्र या लेंटिसेल। वही जो तुम्हारा जो जड़ में तो उसको क्या बोलते हो? मूल रोम। तो ये वाष्पोत्सर्जन के दौरान ही क्या होता है? ये मूल रोम द्वारा क्या होता है? खनिज लवण का अवशोषण। खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण। वैसे तो जरूरी है कि जिस टाइम वाष्पोत्सर्जन होगा उसी टाइम में क्या होगा? क्या मतलब वाष्पोत्सर्जन के टाइम क्या होता है? अधिक होता है। देखो वाष्पोत्सर्जन जैसे कि तुम्हारा यानी इस पत्ता में जितना वायु है वो क्या होगा? वायु नहीं जल, वो वाष्प बनकर बाहर निकलेगा ना। अब जैसे तुम्हारा पहले इसमें जल आया कौन सा? जड़ द्वारा। जड़ द्वारा पत्ता में गया ना, और पत्ता में रंध्र द्वारा बाहर होता है ना। जैसे इस पर प्रकाश पड़ा, मान लो इसमें कितना है, यहाँ से तुम्हारा जल का कितना अणु गया? 100 अणु गया। 100 अणु गया तो इसमें लगभग 90 अणु क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के दौरान बाहर निकल जाते हैं, बचा 10। अब इस 10 अणु के जल का क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है।
अब मान लो यहाँ से तुम्हारा क्या जड़ द्वारा जल का अवशोषण हुआ, यहाँ तक पहुंचा, वो प्रकाश जैसे परावर्त क्या होता है, 100 में से 90 अणु बाहर। तो ऐसा जब होते रहेगा तो ये तब तेज होगा कि ना। अब देखो जैसे यहाँ प्रकाश इस पर पड़ेगा ना, तो इसको पानी यहाँ से ऊपर खींचेगा ना, तो कुछ तो ऐसे जैसे कहेंगे तो ऊपर की ओर लगेगा कि ना, मतलब इसमें जब जल खींचेगा तो ऊपर की ओर खींचा जाएगा। तो इस पर भी तुम्हारा क्या होता है, जल पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पानी को पहुंचाता है और पानी वाष्पोत्सर्जन बन के बाहर होता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान। जो 10% अणु बचता है वो क्या होता है, उसमें इसका उपयोग होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि वाष्पोत्सर्जन तुम्हारा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान ये जल क्या करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है एवं बोलते हैं ताप का भी संतुलन करता है। ताप का संतुलन किसके दौरान होता है, पेड़ पौधा में जो तो तापक्रम का संतुलन किसके दौरान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान। आप कैसे देखो, जैसे तुम्हारा पहले पानी यहाँ आया, पानी इस पत्ते में पूरा जगह सभी जगह फैल न गया। अब जो प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पहले क्या पत्ता क्या मतलब ऐसा रहता है कि मान लो ये पत्ता है तुम्हारा और ये ऐसा खाली जगह इसमें नहीं रहता है तुम्हारा इसमें आके पानी भर जाएगा। ऐसा रहता है कि इसमें पानी आ गया, यहाँ पर तुम्हारा प्रकाश पड़ेगा डायरेक्ट पानी को खींच लेगा, बल्कि ये पत्ता में बीच में भरा रहता है। पहले जो प्रकाश पड़ेगा वो किस पर, पत्ता पर पड़ेगा। जैसे पत्ता पर पड़ता है तो वो यानी पत्ता गर्म होगा और ये जो इसमें जो रंध्र है, रंध्र को वो क्या करेगा, पत्ता से क्या करेगा वो, यानी ये तुम्हारा किससे उष्मा, मतलब किससे ये उष्मा खींचेगा, जल को जो उष्मा पड़ेगा किससे, सूर्य का उष्मा किस पर पड़ेगा, पत्ता पर। और पत्ती का उष्मा किस में आएगा, उस जल में मिलेगा। पत्ती का उष्मा यानी पत्ती का उष्मा कौन अवशोषित करेगा, वो जल। फिर ये जल गर्म होगा, फिर ये भाप बनेगा, फिर बाहर निकलेगा। यानी वाष्पोत्सर्जन के दौरान ये क्रिया होता है। इसलिए बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पेड़ पौधे में पत्ती तापक्रम को भी क्या करता है, संतुलित करता है या नियंत्रित करता है। ये तुम्हारा हो गया, इसमें और था कुछ मतलब, हाँ ये वाष्पोत्सर्जन जैसे कि अगर वो पत्ती द्वारा होता रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, ये तुम्हारा क्या विसरण क्रिया होगा। और यही जल, अगर जल तुम्हारा वाष्प बन के बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हो, वाष्पोत्सर्जन। अगर वहीं पर जर के किसके, जर के मूल रोम से बाहर निकलेगा, वो भी क्या होगा, विसरण ही होगा ना। जर में जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल रोम। इसके माध्यम से, इसके आसपास जो इसके माध्यम से तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर आ जा सकता है, जाएगा कि नहीं। इसके द्वारा जो जड़ द्वारा वो मूल रोम द्वारा, और जो तना के रंध्र द्वारा, तना के छिद्र द्वारा जो निकलेगा पानी या CO2 या तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है। अगर वो तना के छिद्र द्वारा करना हो तो उसको क्या बोला जाता है, तना के छिद्र को क्या बोला जाता है, वातरंध्र। और जैसे कोई पौधा आ गया, कोई भी पौधा कितने समय में कितना पानी का क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करता है। जैसे हुआ मकई का पौधा, मकई का पौधा एक दिन में कितना लीटर पानी का मतलब वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं, 3 से 4 लीटर मकई का पौधा। सेब का पौधा, ये क्या निश्चित है, औसतन माना जाता है, इतना जरूर निश्चित होगा, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम समय पूछा 3 से 4 मकई और सेब पूछे तो वो 10 से 20 लीटर। और कोई भी पौधा या पेड़ पौधा जो है वो पूरे अपने जीवन काल में औसतन कितना पानी का वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करे, अपने वजन का 100 गुना पूरे जीवन काल में। ये क्या है, तुम्हारा औसतन है ना, तो ये तुम्हारा परफेक्ट ना। औसतन मतलब समझता है क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो 5 विद्यार्थी, हाँ एवरेज होता मानते हैं, जैसे 3 विद्यार्थी हैं, अगर तीनों का मान लो एग्जाम लिया गया, 100 नंबर का एग्जाम था, किसी का आया 60, किसी का 70, किसी का 80, इसका एवरेज कितना होगा, क्या संसर काहेल पढ़ते उड़ते कहले अंतकरे मारी थी कि हिसाब करके 70 होगा, 70 होगा। ये तुम्हारा कितना 150 होगा, इसमें जोड़ोगे 60, 210, 210 में कितना 60, 3 से 70। अच्छा ये अगर पूछा जाए औसतन कितना है 70, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 में 70 ही होगा, मतलब कम भी हो सकता है। कि मान लो कि मकई पौधे में अगर किसी में उसके वजन के मान लो अगर इसमें कितना होता है, इसके अनुसार एक दिन में कितना कर रहा है, 3 से 4 लीटर मकई का पौधा करता है। अगर मान लो उसका वजन है 1 kg, एक मकई का पौधा कितना वजन है 1 kg,
तो अपने पूरे जीवन काल में कितना करेगा? 300 से 400 लीटर। ये समझ में एक दिन में कितना करते हैं? 3 से 4 लीटर। अगर इसका वजन 1 केजी है, एक मकई के पौधे, तो ये पूरे जीवन काल में कितना करेगा? अपने वजन, इसका वजन है 1 केजी, तो 3 से, हाँ तो 100 गुना 3 से 400 लीटर नहीं हो सकता है? तब किससे करोगे? तो उसके वजन में, और यानी 100 लीटर। हाँ हाँ ठीक है, वजन से नहीं। रुक जाओ, पत्ती में पूरे पौधा का बोल रहे, पेड़ हो या पौधा, वो अपने वजन का पूरे अपने जीवन काल में वो अपने वजन का 100 गुना क्या करता है? 100 गुना के आसपास से क्या करता है? पानी बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान। ये तुम्हारा निश्चित नहीं है 100 गुना, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा अधिक भी हो सकती है। औसतन माना जाता है क्या करता है? वह 100 गुना अधिक करता है। अब 100 इसमें कितना होता है? 100 लीटर कितना करेगा ये पानी अपने पूरे जीवन काल में वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करेगा ना। अब तुम ये जानते हो मकई का पौधा, समझो इधर, पहले समझाए ना, समझ लो बाद में तुम। ये अपने पूरे जीवन काल में कितना करेगा? 100 लीटर। तो अब ये तुम्हारा अगर एक दिन में 3 से 4 लीटर करता है, तुम्हारा कितना एक महीना में कितना हो जाएगा? 100 दिन में कितना होगा? 300 से 400 लीटर। 100 दिन से तो पहले ये तैयार होता ना है, इसका टाइम कितना? 4 से 5 महीना या 5 से 6 महीना होता है। तुम्हारा 100 दिन का कितना? लगभग 3। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पहले क्या बोल रहे हैं? बात नहीं करना, उधर बात करने में रहना रहती हो, फिर अचानक देखते हैं दिमाग खराब हो रहा है। समझा करो ठीक से। इस 100 लीटर आया पहले समझ में? मतलब इसका वजन अगर 1 केजी है तो ये पूरे जीवन काल में कितना 100 गुना अपने वजन का करेगा? 100 लीटर, यानी ये 100 लीटर के औसतन, अगर तुम क्वेश्चन बोलोगे अगर ये जब 1 के दिन में कितना करता है 3 से 4 लीटर, तो ये 100 दिन में कितना करेगा? 300 से 400 लीटर। अब ये तुम्हारा इसका जीवन काल कितना? लगभग मान लो 4 से 5 महीना होता है ना। 4 से 5 महीना, तुम्हारा 100 दिन कितना हुआ? 3 से 3.5 महीना हुआ। 3 से 3.5 महीना, यानी 3 से 3.5 महीना में इतना वाष्पोत्सर्जन आंसर 100 लीटर कैसे है? ये भी क्वेश्चन है ना। ये तुम्हारा औसतन है, ठीक। इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं। इसलिए अगर माना तो वो आसपास कितना करता है मकई का पौधा अपने पूरे जीवन काल में? 200 से 300 लीटर। ये अपने पूरे जीवन काल में कितना करता है? 200 से 300। लेकिन इसके अनुसार तुमको क्या बोलना? वो अपने वजन का 100 गुना अधिक, वो औसतन है। औसतन मतलब समझते हैं कभी? देखो जैसे कि ये तुम्हारा 160 था, एक विद्यार्थी का कितना आया? 70, एक विद्यार्थी का 80। हम पूछे कि विद्यार्थी ये जो है तो इसका जो मार्क औसतन कितना है, तो क्या बोलोगे? इस तीनों का औसत निकालोगे, वो बोलोगे तीनों का औसतन कितना है? 70। तो औसतन क्या है इसका? 70। अगर परफेक्ट सिंपल इसका डायरेक्ट ए का पूछा जाए 60 बोलोगे। इस तीनों में जब औसत निकालते हो तो फिर जो उसमें वह सबको बराबर बराबर न हिस्सा किया जाता है। जबकि इसका है 80, इसका 70, इसका 60। लेकिन जब इसका औसतन पूछा है, तीनों का औसत निकालोगे ना, उसी तरह इसका औसतन 100 लीटर, यानी इससे 100 से अधिक भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। या तो इसे याद रख सकते हो, तुम्हारा ये परफेक्ट सही इसे नहीं होगा कि कम से कम 100 लीटर, ये तुम्हारा परफेक्ट सही नहीं होगा ना। औसतन मतलब कम अधिक दोनों होता है ना। समझ से बाहर जा रहे हैं? हमको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में उस टाइम में तो तुम्हारा एक्स्ट्रा बहुत हो रहा है, समझते नहीं समझते बोलोगे तभी ना। क्या करते हैं तो बोलना है, पूछते हैं तो बोलना है, नहीं समझ में आ रहा है समझ में, बोलना है कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रहना है। तो 100 लीटर ये आया समझ में? और तुम्हारा यानी 300 से 400 लीटर होना चाहिए ना। 300 से 400 लीटर के लिए तुम्हारा क्या है? औसतन दिया हुआ है, यानी इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। समझ में आ गया ना तुम्हारा ये? अब ये तो पूरे पौधा या पेड़ का बात नहीं है। अब यानी किसी भी पेड़ पौधे में एक पत्ती होता है ना, कितना? एक पत्ती। वह एक पत्ती 1 घंटे में अपने वजन के बराबर क्या करता है? पानी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर करता है। मान लो अगर ये पत्ता, इसका वजन कितना है? मान लो कितना? 20 ग्राम। तो 1 घंटे में इस पत्ते से कितना पानी निकलेगा? 20 ग्राम निकलेगा। समझ में आ गया ना? चलो इसको तो खत्म करते हैं। क्या बोला ने? चलो रहने। तुम्हारा परिवहन, परिवहन के बाद इसमें कौन सी है?
रक्त, हाँ परिवहन कर रहे हैं, चलो परिवहन ही है। तुम्हारा सबसे पहले परिवहन में सबसे मुख्य कौन आता है हमारे शरीर में? रक्त ही ना। परिवहन में सबसे मुख्य कौन? रक्त आता है। तो अब रक्त जानना, रक्त क्या होता है? चलो रक्त बोलोगे कोई? रक्त क्या होता है बोलो तो, जल्दी से बोलना, उतना टाइम नहीं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए ठीक है, हो गया। हाँ हो गया रहने। रक्त का एक तरल संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक किसको क्यों बोला जाता है? संयोजी उत्तक का कार्य क्या है? एक भाग को दूसरे से जोड़ना एवं ये सहारा प्रदान करना तथा परिसंचरण, अर्थात परिसंचरण परिवहन लगभग दोनों सेम है ना। उसमें बस तुम्हारा परिसंचरण में कोई निश्चित भाग का नाम आता है। जैसे रक्त का परिवहन करने के लिए क्या होता है? रक्त वाहिका। तो इसलिए उसमें परिसंचरण, इसमें किसी निश्चित मतलब अंग या तुम्हारा किसी निश्चित भाग का नाम नहीं लिया, इसलिए ये तुम्हारा हो जाता है परिवहन। और जिसमें निश्चित नाम ले तो वो तुम्हारा परिसंचरण होता है। तो इसमें तुम्हारा क्या, अगर जैसे कि अभी रक्त क्या एक तरल संयोजी उत्तक, तो तुम्हारा रक्त क्या करता है? देखो ये तुम्हारा एक भाग से नहीं परिवहन का कार्य। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये सब, और ग्लूकोज का भी परिवहन कौन करता है? रक्त ही करता है। इसलिए क्या कर रहा है ये, मतलब परिवहन का कार्य कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलता है? ये क्या है? एक संयोजी उत्तक है, एक तरल संयोजी उत्तक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.4। अगर 7.4 है तो इसकी प्रकृति क्या होगा? क्षारीय। यह क्या होता है? क्षारीय। और इसका रंग कैसा होता है रक्त का? हीमोग्लोबिन के कारण लाल। चलो अब ये पहले हीमोग्लोबिन समझते, जो तुमको पहले बताया ना है, समझने में। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से। हीमोग्लोबिन में तुम्हारा आयरन पाया जाता है, कौन सा? Fe। अब इसमें समझो, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। कोई बात नहीं, रहने देखो। हीम प्लस ग्लोबिन, इसमें तुम्हारा ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसके कारण तुम्हारा लाल, इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है, ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ये क्या है? प्रोटीन। पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और इसी ग्लोबिन प्रोटीन के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल। और तुम ये जानते इसमें ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है 2 अल्फा 2 बीटा, यानी आयरन के इसमें कितने अणु होते हैं? 4 अणु। कितने होते हैं अणु? 4 गो। चारों एक दूसरे से क्या होते हैं? तुम्हारा होता है +1। ये सब जरूरी है नहीं बताना। Fe+2, Fe+3, Fe+4। ये तुम्हारा सब क्या होता है? एक दूसरे से इसे करके जुटा हुआ रहता है। इसमें जिसको 2 को अल्फा बोला था और 2 को बीटा बोला था, उतना समझ। और इसको जो आपस में जोड़ रहा है, इस सब को चारों को जो आपस में जोड़ रहा हूँ, किसके कारण? ये ग्लोबिन। हाँ, ये तुम्हारा हिम क्या हो गया? Fe समझ लो। और ये ग्लोबिन, इसको क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। कौन? इसको, यानी हीमोग्लोबिन का जो संरचना बना रहा है वो कौन बना रहा है? ग्लोबिन। ग्लोबिन आपस में आयरन के चारों अणु को क्या करता है? आपस में जोड़कर बांध कर रखता है। अब समझ में आए हिम क्या और ग्लोबिन क्या है? हिम का अर्थ और कुछ भी होता है, बर्फ भी होता है ना। हिम का अर्थ बर्फ भी है, तो मतलब उसको क्या करना? जोड़ कर रखना, बांध कर रखना। इसलिए हिम का अर्थ ये भी दे सकता है। और ये तुम्हारा हिम का अर्थ बर्फ यानी जमना, जमना से संबंधित है, यानी इसको जो जोड़ कर रखता है, यानी आपस में बांध कर रखता है, वो कौन? ग्लोबिन प्रोटीन। तो यानी तुमको वास्तव में बोला जाए, अगर रक्त का जो रंग होता है लाल, किसके कारण? ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। यानी तुम्हारा हीमोग्लोबिन बोल सकते हो, उसमें भी मेन कौन है? ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। चलो हीमोग्लोबिन बोलना है, और बोलना है उसमें जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी 2 हीम जोड़ने, मतलब इसका जो होता है 2 अल्फा + 2 बीटा से स्ट्रक्चर आपस में क्या होता है? ये सब जुटाते। या सीधा बोलना है, जो हीमोग्लोबिन में जो संरचना होता है वो, उसमें आयरन के कितने अणु होते हैं? 4। उस चारों अणु को जो आपस में जोड़कर जो हीमोग्लोबिन संरचना का निर्माण करता है, वो कौन? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले प्रोटीन
ग्लोबिन, यानी ग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही हीमोग्लोबिन का पूर्ण संरचना बन पाता है समझ में। ये पहले ने बताए थे जो क्लास थोड़ा जब है चलो। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल। और तुम्हारा आता है रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन बोले हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। और रक्त के संघटक कितने होते हैं? रक्त के संघटक 2। रक्त के कितने संघटक होते हैं? रक्त के 2 संघटक। चलो पहले इसका लिखोगे कैसे, रक्त क्या होते हैं? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं और इसका प्याजमान 7.4 होता है। हाँ वही हुआ 4 जो भी है 7.4 होता है, इसलिए ये क्या है? इसकी प्रकृति क्षारीय होते हैं। और इसमें जो हिमेटोलॉजी तुम्हारा क्या, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। और रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य तुम्हारा मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और तुम्हारा ताप का भी संतुलन कौन करता है? रक्त ही करता है। तो उसके रक्त भी क्या करता है? ताप का संतुलन। हमारे शरीर में जो गर्मी होता है उसको क्या करता है? रक्त क्या करता है? उस उष्मा को अपने में अवशोषित करता है। अवशोषित किया उसके बाद हमारे कोशिका के उत्तक तक पहुंचा और फिर वहां से उष्मा किसके द्वारा? वो श्वेत ग्रंथि द्वारा उससे क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। फिर वो पसीना के रूप में क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर होता है। वो डायरेक्ट वैसे नहीं होता बोलना। श्वेत ग्रंथि द्वारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है। अब ये जो पसीना है यानी ये जल का ही रूप होता है ना, यानी इस श्वेत ग्रंथि से जो पसीना निकले पहले ये क्या करता है? रक्त। यहाँ सिंपल तरीके से सामान्यतः बोल सकते हैं रक्त में क्या होता है? रक्त कोशिका से तक से क्या उष्मा को अवशोषित। अब ये तुम्हारा कहाँ जाता है? नहीं बोलना, उत्तक के पास गया और वहां यानी त्वचा के पास गया। अब ये त्वचा क्या करते हैं? इस रक्त से उष्मा को अवशोषित किया, वही उष्मा तुम्हारा क्या होता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना के रूप में बाहर आते हैं। समझ में आ गया? इतना तुम रक्त का कार्य सामान्य तो लिख सकते हो। अर्थात यानी रक्त का मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन एवं हमारे शरीर में ताप का संतुलन। और पसीना भी तो ताप का संतुलन करता है, रक्त भी करता है और पसीना भी। रक्त के संघटक कितने होते हैं? रक्त के 2 संघटक होते हैं। एक हो गया तुम्हारा रुधिराणु, रुधिराणु बोलो, रुधिर कणिका बोलो, रुधिर कणिका या इसी को क्या बोलते हो? रुधिर कोशिका। यानी रुधिराणु बोलो, रुधिर कणिका बोलो या रुधिर कोशिका बोलो। और दूसरा क्या है? सिर्फ कोशिका नहीं बोलना, रुधिर कोशिका। दूसरा क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब तुम्हारा रुधिराणु क्या होता है? यानी रक्त जो होता है तुम्हारा तरल रूप में पाए जाते हैं ना, और उसमें क्या होता है? उस रक्त में कुछ क्या पाया जाता है? तुम्हारा ठोस कण के रूप में भी पाते हैं। यानी रक्त में जो कण के रूप में यानी ठोस कण के रूप में, पूरा तरह ठोस नहीं, जिसको सिंपल तुम कण के रूप में बोलना। रक्त में जो कण के रूप में जो पाया जाता है वो क्या होता है? रुधिराणु होते हैं। और रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तुम्हारा पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। अब प्लेटलेट्स का भी बहुत नाम है। प्लेटलेट्स एक हो गया तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट, और आरबीसी का भी नाम है बहुत, एक है एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? दूसरा ल्यूकोसाइट। देख कर बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु या सिंपल पट्टिकाणु भी बोला जाता है। प्लेटलेट, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु एक
रक्त पट्टी कानू या सिंपल पट्टी कानू भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। चलो अब तुम्हारा इसमें आरबीसी क्या होता है? आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का फुल नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका या कोशिका। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है इसका। और इसका मुख्य कार्य क्या है? यानी रक्त आरबीसी, इसका रंग कैसा होता है? और आरबीसी का निर्माण कहाँ पड़ता है? लाल सिंपल अस्थि मज्जा बोलो या लाल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा। अगर ऑप्शन में दोनों किस में मारना है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और इसका मृत्यु कहाँ पर होता है? प्लीहा। प्लीहा क्या होते हैं? हाँ, प्लीहा एक थैली जैसी संरचना होता है जो कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे अमाशय, अमाशय के नीचे और डायफ्राम के ऊपर। दाईं ओर की बाईं ओर? बाईं ओर ना, दाईं ओर। छोड़ो जहाँ भी, बस इतना याद रखो, अमाशय के नीचे और डायफ्राम के ऊपर पाए जाते कौन? प्लीहा। और वहीं पर जाके इसका क्या होता है? आरबीसी वहीं पर जाके मर जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? उतना हल्ला नहीं करना, धीरे से। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसमें और कुछ नहीं ना है। और आरबीसी का जो रंग कैसा होता है? हाँ वही रक्त का जो रंग लाल होता है, किसके कारण? आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें तुम्हारा क्या ना केंद्रक होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आरबीसी में क्या होता है? हाँ ये सब भी है। चलो इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ, और इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। अच्छा, डीएनए किससे संबंधित है? केंद्रक से, मतलब केंद्रक से। डीएनए कहाँ पाए थे? केंद्रक में। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है? इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता। अब जब डीएनए टेस्ट नहीं होगा तो यानी डीएनए टेस्ट से हमें क्या क्या पता चलता है? आनुवांशिक गुण, किसी रोगों के बारे में भी पता चलता है। यानी मुख्य रूप से क्या पता चलता है डीएनए टेस्ट से? आनुवांशिक गुण। यानी इससे माता पिता का भी पहचान होता है, किसका संतान है, किससे? डीएनए टेस्ट से। जब आरबीसी का डीएनए टेस्ट यानी केंद्रक है तो इसमें डीएनए टेस्ट होगा नहीं, तो उससे तो रोग का सबका ना आनुवांशिक गुणों का पता लगाया जा सकता, ना ही रोग का। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्यों नहीं पाए जाते हैं? तुम देखो इसमें तुम्हारा क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और अगर जब ये रक्त है, रक्त के द्वारा तुम्हारा ग्लूकोज परिवहन होता है, ग्लूकोज दोनों मिल रहा है। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए तो तुम्हारा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए फिर तो श्वसन की क्रिया होने लगेगा, यही नहीं होने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या बोलना चाहिए? तुम्हारा जो ग्लूकोज का जो परिवहन होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। रक्त में मुख्य रूप से किसके द्वारा? आरबीसी। अब यह तो इसके तुम्हारा अगर इसमें ग्लूकोज तो पाया जाता है, और आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का भी परिवहन। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा फिर तो यहाँ पर तुम्हारा श्वसन की क्रिया होने लगेगा। श्वसन की क्रिया मतलब क्या? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसके दौरान बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा। अगर ये खुद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेन कार्य क्या है? आरबीसी का ऑक्सीजन परिवहन, मेन कार्य है ना ऑक्सीजन परिवहन। अगर ये खुद ऑक्सीजन का उपयोग करने लगेगा तो क्या हमारे शरीर के विभिन्न कोशिका में सही से ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। अगर पूछे केंद्रक नहीं पाते, सिंपल बोलना क्या कि किसमें? मानव में बता रहे हैं कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं पाए किसलिए? सिंपल बोलना है, अगर इसमें केंद्रक पाया तो जगह ज्यादा छेक लेगा, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाएगा। और लेकिन मेढक में पाया जाता है। यानी तुम्हारा आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होता है? तुम्हारा क्या मेढक आर्थ्रोपोडा है कि उभयचर है? उभयचर है ना मेढक? नहीं बता रहे। आर्थ्रोपोडा में पाचन, उसका नाम ये सिंपल, ये तुम्हारा सिंपल समझना है। मानव के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मानव आरबीसी का आकार कैसा होता है? सिंपल गोलाकार होते हैं। लेकिन मेढक के आरबीसी में
केंद्रक पाया जाता है। इसमें कैसा होता है? अंडाकार। यानी मेढक के रक्त में क्या होता है? आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। समझ में आ गया ना? और इन्हें सबसे पहले आरबीसी के बारे में बताया किसने? तो ये भी जरूरी है। 1958 में स्वामरडैम नामक वैज्ञानिक ने मेढक में आरबीसी का खोज किया था। बस इतना तक ही इसको रखते हैं। उसके बाद आते हैं, अच्छा इतना बता जिससे तुमको आरबीसी को जितना याद रहेगा उतना तुम रिलेट करके लिख देना। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। क्या आता है दूसरा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिका। और इसका जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन। और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? श्वेत अस्थि मज्जा में। श्वेत सिंपल पहले अस्थि मज्जा में। अगर इसका प्रकार बोले तो श्वेत अस्थि मज्जा में, लाल में ही होता है। नहीं देखना उसमें यानी आरबीसी का लाल बोले इसलिए उसमें लाल अस्थि मज्जा, इसमें श्वेत श्वेत ऐसा नहीं। इसका आरबीसी का भी कहाँ पर? लाल अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। सिंपल अस्थि मज्जा बोलो या अगर उसका प्रकार दिया रहे क्या मारोगे? लाल अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन। और इसका कार्य क्या होता है? यह यानी रोगाणु यानी जीवाणु को क्या करता है? हमारे शरीर में जीवाणु से लड़ने की क्षमता जो हमने आता है किसके कारण? डब्ल्यूबीसी के कारण। डब्ल्यूबीसी के कारण यानी अगर हमारे शरीर में किसी माध्यम से अगर थोड़ा जीवाणु विषाणु पहुंच जाए तो उसको क्या करता है? डब्ल्यूबीसी नष्ट करता है। वही अगर यानी उतना अधिक यानी ज्यादा निर्माण होता है तब जब ये डब्ल्यूबीसी से नहीं होने लगता तब हम क्या होते हैं? तब हम बीमार होते हैं। जब तक इसमें क्षमता होता है ये लड़ता है, इसके क्षमता के अगर इससे क्षमता से अधिक होता है तब हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। समझ में आ गया ना? और इसमें कुछ है लगभग तो नहीं। हाँ इसमें केंद्रक पाया जाता है। चलो ठीक है रुक जाओ। अगर इसमें केंद्रक पाया जाता है तो इसका डीएनए टेस्ट होगा या नहीं? यानी डब्ल्यूबीसी का डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट होगा तो उससे रोग का पता लगाया जा सकता है एवं अनुवांशिक गुणों का भी पता लगाया जा सकता है। अब तुम्हारा तीसरा क्या? प्लेटलेट। मिटाए इसको के मिटाते हैं। समझ में आ रहा है कृष्णा रे? समझ में आ रहे हैं कुछ की नहीं? तुम ही पूछ रहे हैं, बोल नहीं सकता है रे? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बैठो आराम। टाइम से आना नहीं है तो यही होने वाला है। तुम्हारा रक्त का तीसरा प्रकार क्या है? प्लेटलेट। अच्छा तुम सबको आया ठीक से समझ में? पहले ये आया तुमको समझ में? पता चले तुम सबको भी नहीं आ रहे तो बेकार हो। तीसरा क्या है तुम्हारा? प्लेटलेट। अब प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? इसका रंग, चलो पहले आरबीसी का रंग, डब्ल्यूबीसी का श्वेत बोलना है, ठीक है? उजला भी श्वेत बोलना है। और प्लेटलेट क्या होता है? रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगहीन और केंद्रक रहित। केंद्रक, अब तुमको बोलेंगे केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन में आ गया केंद्रक रहित मार देना सही, खत्म हो जाओगे फिर। नहीं, हाँ केंद्रक रहित सही है। मतलब अगर पूछे कौन निम्नलिखित में कौन केंद्रक रहित, ऑप्शन ये सब मिला मार देना डब्ल्यूबीसी में। क्योंकि किस सब इसमें रहित मतलब तुम समझोगे पाया जाता है, रहित मतलब नहीं पाया जाता है। ये प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स भी केंद्रक रहित होते हैं। तो यानी अगर रक्त का जो वास्तव में डीएनए टेस्ट होता है तो उसका वास्तव में किसका डीएनए टेस्ट होता है? डब्ल्यूबीसी का। तुम्हारा आरबीसी में नहीं पाया जा रहा है केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जा रहा है तो उसमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा नहीं। फिर ये किसमें? प्लेटलेट्स में भी नहीं है। तुम्हारा किसमें पाया है? डब्ल्यूबीसी। वास्तव में किसका होता है डीएनए टेस्ट? डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स में तुम्हारा क्या होता है? 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। कितना प्रोटीन? 2। एक प्लेटलेट्स में प्लाज्मा में पाते हैं। चलो ये यहीं तक है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। और इसका कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक। यानी जैसे अगर हमारे शरीर का कहीं पर कोई भाग कट जाता है तो रक्त बहता है ना, फिर कुछ टाइम के बाद वो रुक भी जाता है। रुकता है किसके कारण? प्लेटलेट जो थक्का ना, अगर वो थक्का हमारे शरीर में रक्त का नहीं बनेगा फिर क्या होगा वो? चलो ठीक है। हाँ वो अभी आगे नहीं जाना है तुम्हारा। हाँ 45 नृत्य, इसको ही लिखा हुआ नृत्य है।
सीधा 55 दिया है, 55 में 155 घटा दो वो 45 रहता है, इसलिए इसमें छोड़ो। तुम्हारा चौथा क्या होता है? प्लाज्मा, यानी तो चौथा ने रक्त का 10 संघटक है, पहला संघटक हो गया एवं उसके प्रकार। दूसरा संघटक क्या है? प्लाज्मा। दूसरा संघटक प्रकार, प्रकारों जानना। हाँ वही तो पांचों प्रकार, यानी WBC का प्रकार भी जानना है। इसका तब रखता मार्चा पहिए वो तो मिटाते हैं इसको, पता चले इसमें मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए फिर रिजल्ट में खत्म हो जाए। चार्ज है लेकिन ज्यादा नहीं होता। चलो WBC का प्रकार WBC का प्रकार। WBC के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। और RBC के भी प्रकार होते हैं ना। RBC के प्रकार होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में RBC के कोई प्रकार के बारे में नहीं बताया गया। और प्लेटलेट्स के इसका तो पता। अब प्लेटलेट्स का बताया कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है? प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। और तुम्हारा प्लेटलेट्स में भी क्या केंद्रक नहीं पाया? अब उसमें भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा केंद्रक क्यों नहीं पाया, वो भी है ना। चलो पहले वो तो बताए ही नहीं, प्लेटलेट्स में केंद्रक क्यों नहीं पाए जाते हैं। अब तुम्हारा क्या था? प्लेटलेट्स किसका भाग होता है? मेगा कैरियोटिक कोशिका का, कैरियोसाइट कोशिका का। मेगा मेगा कैरियोसाइट कोशिका, यानी जब अस्थि मज्जा में किसका निर्माण हो रहा है? मेगा कैरियोसाइट कोशिका का। उसी टाइम क्या होता है? इसका कुछ भाग टूट जाता है, यानी पूर्णतः मेगा कैरियोसाइट कोशिका निर्माण होता नहीं कि ये मान लो यहाँ से तुम्हारा क्या था निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, इसका पूर्णतः निर्माण होते होते कुछ भाग टूट के अलग हो जाते हैं। मान लो ये तुम्हारा ये भाग है, इससे ये भाग क्या हुआ? अलग। अब यही भाग तुम्हारा क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तुम्हारा यानी क्या है? कोशिका का टूटा हुआ भाग है ना। जब ये पूर्णतः कोशिका होगा तभी ना उसमें तुम्हारा केंद्रक पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? कोशिका का क्या है? ये टूटा हुआ भाग, इसलिए इसमें क्या होता है? कोशिका केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। खत्म। अब WBC के कितने प्रकार? 5 प्रकार। चलो पहला हो गया न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो दूसरा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। तीसरा क्या है? बेसोफिल, बेसोफिल। चौथा लिम्फोसाइट, पांचवा क्या है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। अब न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है? जीवाणु को क्या करता है? नष्ट। और ये हमारे WBC में जो सबसे अधिक मात्रा में पाता है वो कौन? यानी WBC में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये नहीं चलता है सर, वहाँ पढ़ा रहे हैं, इसको ये भी दूसरा लेते हैं। न्यूट्रोफिल क्या था? WBC में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक मात्रा WBC में न्यूट्रोफिल का होता है। एवं इसका कार्य क्या होता है? जीवाणु से लड़ते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं। जीवाणु नष्ट, जीवाणु व विषाणु नष्ट। तो जीवाणु और विषाणु को नष्ट कौन करता है? न्यूट्रोफिल। अब तुम्हारा क्या था? इओसिनोफिल। अब ये क्या करता है तुम्हारा? ये एलर्जी प्रतिक्रिया में भी भाग लेता है ना, एवं परजीवी को खत्म करता है। इओसिनोफिल परजीवी, यानी परजीवी से जो लड़ता है वो कौन? परजीवी क्या होता है समझते हो? हमारे शरीर में जिससे वो सब वो गोल क्रीम वो हो गया तुम्हारा। और ये होता है ना कोई मतलब रात में सब जो टेबलेट देता है खाने स्कूल सब में, हाँ जोकी का,
तो वो भी तुम्हारा क्या परजीवी का उदाहरण है, यानी उस सब से जो लड़ता है वो तुम्हारा कौन होता है, ईओसिनोफिल। परजीवी से लड़ना या परजीवी नष्ट लिख सकते हैं, चलो परजीवी से लड़ना जो है, परजीवी पर जो अपना प्रभाव जमाता है कि कौन, ईओसिनोफिल। एवं ये एलर्जी प्रक्रिया, एलर्जी से जो प्रतिक्रिया वो भी, एलर्जी से जो रक्षा करता है वो कौन, डब्ल्यूबीसी के प्रकार ईओसिनोफिल। यानी एलर्जी प्रतिक्रिया में, एलर्जी प्रतिक्रिया मतलब समझ रहे हो, एलर्जी से कौन करता है, एलर्जी को रोकता कौन है, एलर्जी प्रतिक्रिया में लिख सकते हैं एलर्जी प्रतिक्रिया। एलर्जी प्रतिक्रिया कौन करता है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद बेसोफिल। अब बेसोफिल से दो प्रकार के मुख्य रूप से रसायन क्या होता है, स्रावित, एक हिस्टामिन एक हिपेरिन। हिस्टामिन हिपेरिन, हिस्टामिन व हिपेरिन। अब हिस्टामिन क्या करते हैं, जब रक्त को क्या करता है, यानी जब आवश्यकता होता है तो ये क्या करता है, रक्त वाहिका को, वो पढ़ा रहे हैं, ये बेसोफिल क्या करता है, जब आवश्यकता पड़ता है हिस्टामिन रसायन के कारण ये क्या करता है, रक्त वाहिका को फैलाता है। रक्त वाहिका को क्या करता है, ये रक्त वाहिका फैलाना। रक्त वाहिका को कौन फैलाता है, हिस्टामिन, जिससे कि रक्त आसानी से जा सके जब उसका आवश्यकता पड़ता है तब। और हिपेरिन का कार्य है हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में जो रक्त तथा रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ये समझा देते हैं, रक्त को थक्का बनने से, रक्त को थक्का बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी अगर मान लो कि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में, अच्छा प्लेट क्या लगता है, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए हमको फायदा होगा, फायदा होगा या हानि, कम मात्रा में पाया जा रहा है तो भी हानि, अधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो भी हानि। कम मात्रा में पाया जा रहा है तो सही से थक्का नहीं बनेगा, जिसके कारण अगर कभी भी चोट लगा, अगर उससे रक्त निकला तो फिर वो रुकेगा नहीं। अगर अधिक मात्रा में उसका थक्का बनने लगा तो फिर तुम्हारा तब वो तो सही से एक जगह दूसरे जगह जा नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता है, रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है, हिपेरिन। मतलब अधिक मात्रा में ज्यादा थक्का ना बन जाए उससे कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। और ये क्या करता है, बेसोफिल, यानी हमारे शरीर में सूजन होते हैं ना, उस सूजन में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को भी नष्ट कौन करता है, बेसोफिल। यानी सूजन में भी लिख सकते हैं। सूजन समझते हो, सूजन समझते हो, पहले कभी कभी चोट लगता है तो फूल जाता है ना, ऐसे लगता है कि मतलब वो घाव जैसा दर्द कर रहा है, हाँ वो होता है सूजन। अब उसमें जो बैक्टीरिया जो होता है उसको नष्ट कौन करता है, बेसोफिल। और हमारे डब्ल्यूबीसी का जो सबसे छोटी कोशिका वो कौन सा है, लिम्फोसाइट, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा का निर्माण, प्रतिरक्षा बोलो या एंटीबॉडी का निर्माण। हाँ रुक जाओ, पहले ये होता है जब इसका आवश्यकता अधिक होता है, नहीं लगता है कि अधिक इसका जरूरी है, जब इससे सिंपल लिम्फोसाइट से नहीं होता तो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट कभी कई प्रकार से, जिसमें लिम्फोसाइट भी वो चेंज हो जाता है किसमें, प्लाज्मा कोशिका में। और वो प्लाज्मा कोशिका क्या करता है, इसके तुलना में वो क्या करता है, अधिक मात्रा में प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। यानी बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट किसमें चेंज होता है, चेंज किसमें, प्लाज्मा में। कौन सा प्लाज्मा, वो रक्त का दूसरा भाग नहीं, ये दूसरा प्लाज्मा कोशिका है, हाँ वो नहीं समझ लेना। ये प्लाज्मा कोशिका जो क्या करता है, जो क्या करता है, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी का निर्माण। प्रतिरक्षा मतलब समझ रहे हो, जीवाणु, हाँ तो ही एंटीबॉडी, जीवाणु से लड़ने की क्षमता, जिसके कारण उसे प्रतिरक्षा बोलते हैं ना। और तुम्हारा लास्ट में क्या, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी की जो सबसे बड़ी कोशिका वो क्या है, मोनोसाइट, सबसे बड़ी कोशिका। ये कहाँ पाए जाएंगे, रक्त में। अब जब आवश्यकता पड़ेगा, मोनो यानी मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। जब आवश्यकता पड़ता है कि मतलब हमारे शरीर में अधिक जीवाणु होते हैं, हमारे शरीर को अधिक क्या होता है,
बहुत मतलब समस्या आने पर क्या करता है ये मोनोसाइट WBC से बाहर निकलता है। किससे? WBC से बाहर निकल के उत्तक के पास जाता है। उत्तक के पास जाता है और ये बहुत धीरे धीरे क्या होता है संख्या अपना बढ़ाता है। और इसका जो उस टाइम यानी उत्तक के पास जाने के बाद जो निर्माण तो उस टाइम इसका नाम क्या बन जाता है? माइक्रोफेज, मैक्रोफेज। हाँ, मैक्रोफेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो? महाभक्षाणु, या इसी को बोलते हैं हिस्टोसाइट। माइक्रोफेज इसी को क्या बोलते हो? महाभक्षाणु या हिस्टोसाइट। ये क्या करता है? हिस्टोसाइट। और तुम्हारा महाभक्षाणु में क्या होता है? लाइसोसोम की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। और माइक्रोफेज में जो तुम्हारा माइक्रोफेज का आकार कैसा होता है? अमीबा के जैसे। और इसका जो इसमें जो माइक्रोफेज में जो केंद्रक पाया जाता है उसका आकार होता है किडनी के जैसा, जिसको ब्रिक बोलते हो। समझ में आया? इसमें माइक्रोफेज में अमीबा के जैसा, अनियमित अमीबा के जैसे। एवं इसमें जो पाया जाता है क्या? केंद्रक। वो केंद्रक कैसा होता है? किडनी के जैसा होता है। इतना हो गया ना। और ये क्या करता है? जीवाणु सबका क्या करता है? भक्षण करता है। भक्षण मतलब या तो जो मान लो रक्त में कुछ ऐसा जो नष्ट हो गया उस सब को भी खत्म कौन करता है? माइक्रोफेज। और इसमें अधिक मात्रा में लाइसोसोम पाया जाता है। खत्म। हाँ, और इसमें तुम्हारा अब क्या है? मोनो, हाँ खत्म हो गया मोनोसाइट। उसके बाद इसमें क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। बताए को तुम्हारा आगे क्या? प्लाज्मा है ना, यानी तुम्हारा ये हो गया रक्त का पहला भाग क्या है? रक्त, रुधिराणु। रुधिराणु के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए ना। अब दूसरा संघटक क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी ये क्या है? रक्त में पाए जाने वाले जो तरल होते हैं ना वो क्या होते हैं? प्लाज्मा कहलाते हैं। यानी रक्त जिसके कारण वो क्या होता है? तरल अवस्था में बने तो वो कौन होता है? यानी रक्त तरल जो बने तो वो किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। या इसको कैसे बोल सकते हो? प्लाज्मा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ वो क्या होता है? रक्त में पाए जाने वाले तरल पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या सब पाए जाते हैं? मुख्य रूप से दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा, चलो ठीक से पढ़े। रक्त की जो तरल अवस्था बने हुए रहते हैं वो किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। यह सिंपल बोल सकते हो। प्लाज्मा क्या है? रक्त में पाए जाने वाले तरल पदार्थ। और इस प्लाज्मा यानी रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है? 55%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होता है। तो अब 55% जो होता है, 55% में 90 से 92% जो प्लाज्मा होते हैं, 90 से 92% प्लाज्मा किससे बने होते हैं? जल से। यानी तुम्हारा पहले रक्त का तरल अवस्था बना हुआ है प्लाज्मा के कारण। रक्त में प्लाज्मा पाए जाते हैं 55%। और इस प्लाज्मा में जल 90 से 92%। बाकी कितना बचा? 8 से 10%। इस 8 से 10% में प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम जो सभी पाते हो तुम्हारा क्या होता है? 8 से 10% में ही पाया जाता है। और इस प्लाज्मा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रोटीन? 2। एक हो जाता है तुम्हारा फाइब्रिनोजन, और दूसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। अब ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में सहायक। क्या डायरेक्ट है इसी रूप में रक्त को थक्का बनाते हैं? नहीं। प्रोथ्रोम्बिन उस रक्त में कई प्रोटीन पाया जाता है। उस किसी एक प्रोटीन के कारण यानी किसी प्रोटीन के कारण ये क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाता है। किसमें? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन। और ये भी प्रोटीन, लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन से भी टूटकर बना थ्रोम्बिन। ये तुम्हारा एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम, या कहीं पर लिखा रहता है एंजाइम प्रोटीन, या सिंपल क्या? एंजाइम। ठीक है ना। और तुम्हारा ये थ्रोम्बिन अब क्या करता है? इससे रिएक्ट, यानी जैसे फाइब्रिनोजन से मिलता है तो उस फाइब्रिनोजन को किसमें चेंज कर देता है? फाइब्रिन में। किसमें करता है चेंज? फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जैसे रक्त से क्या करता है? रक्त में जो थक्का बनता है इसके कारण मेन कौन है? फाइब्रिन के कारण। फाइब्रिन तुम्हारा क्या है? प्रोटीन। ये तुम्हारा घुलनशील प्रोटीन,
घुलन। अब ये तुम्हारा ये भी घुलनशील ही है, ठीक, और ये भी घुलनशील है, लेकिन तुम्हारा फाइब्रिनोजन क्या है, ये घुलनशील प्रोटीन है, लेकिन फाइब्रिन अघुलनशील, अघुलनशील प्रोटीन। ये क्या है, ये प्रोटीन ही है। प्रोटीन किस रूप में रहता है, ये तंतु धागे जैसे संरचना, किसका, फाइब्रिन का। इतना आगे समझ में। अने अगर पूछा जाए कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक है, क्या बोलोगे, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स, तीनों। अगर ऑप्शन में तीनों क्या मारना है, चलो क्वेश्चन सुनो ईमान से। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं, ऑप्शन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और सी में प्लेटलेट्स, डी में सभी। देखो अब बोलोगे जब वास्तव में फाइब्रिन करता है फिर नाम फाइब्रिनोजन का क्यों आता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तब फाइब्रिन में मारने तो सामान्यतः फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष रूप से, कौन अप्रत्यक्ष रूप से रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं, कौन होगा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये देखो वास्तव में ये रक्त नहीं, ये सिर्फ थ्रोम्बिन में चेंज हुआ। अब ये थ्रोम्बिन इसको चेंज करता है फाइब्रिन में, तब ये रक्त का थक्का बनाता है। यानी ये नहीं कर रहा है, ये बस इसको चेंज कर रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या आता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से। और ये तुम्हारा है, हाँ प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन बोलो कोई दिक्कत नहीं, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, लेकिन तुम्हारे लेवल पर फाइब्रिन थ्रोम्बिन ये सब नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं, तो क्या बोलोगे। हाँ ऑप्शन दे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दोनों, प्लेटलेट्स, क्या बोलोगे। तुम्हारा प्लाज्मा देखो आप बोलोगे ये वास्तव में प्लाज्मा नहीं है ना, लेकिन ये प्लाज्मा का भाग है कि नहीं, प्लाज्मा का तुम्हारा प्लेटलेट्स किसका, रुधिराणु का भाग नहीं, तो प्लेटलेट्स तो होगा नहीं, ये दोनों होगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन रुधिराणु रक्त के थक्का बनने में सहायक था, ऑप्शन एक में, रुक जाओ, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में सभी। किसने मारा, रुधिराणु पूछा है, ध्यान रहे प्लेटलेट्स होगा, ये दोनों नहीं होगा, है ना समझ में। हाँ ये कि ना आप गड़बड़ नहीं कर देना कुछ, ये सब हो गया ना। चलो प्लाज्मा यहाँ तक खत्म। मंसूर देखो इसमें कुछ छुटा हुआ भी है।